हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप 2024 में या 2025 में अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं यूपीएससी का, तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। तो वीडियो का पहला डिस्क्लेमर यही है कि आप वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आपका टाइम बच जाए और उस टाइम में पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड पढ़ाई ही तो हमें करनी है और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए। बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अपने घर को लाइब्रेरी ना बनाएं, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक रिसोर्स फॉलो करें। और अगर आपकी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरनेट की हेल्प लें या एनसीईआरटी लें। तो हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। बिकॉज कोई भी एस्पिरेंट जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले पॉलिटी ही पढ़ता है मैक्सिमम टाइम्स। उसका रीज़न ये है कि एक तो इसके लिए सबको पता है कि लक्ष्मीकांत की किताब आती है, वो ईजी भी है और समझने में भी आसानी होती है। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो उससे पहले आप एक काम करें, 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, वो एनसीईआरटी पढ़ लें। जो आप अगर डेली 6-7 घंटे पढ़ते हो, और 6-7 घंटे छोड़ो, अगर कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट, जैसे मेरा जो डेली का टारगेट होता है कि अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको डेली 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो आप चाहे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, चाहे रात को 12 बजे तक पढ़ो। तो अगर आपका डेली का 10 आवर का शेड्यूल है, तो उसमें आपको 3 आवर या 3 to 4 आवर आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे। तो अगर आप डेली 3-4 आवर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हो, तो वो एनसीईआरटी आपके लिए 2 दिन की है बस। तो आप उस एनसीईआरटी को पढ़ लें, बस पढ़ लें, याद ना करें। बिकॉज याद तो आपको लक्ष्मीकांत करनी है। अगर आप एनसीईआरटी भी याद करने बैठोगे, लक्ष्मीकांत भी याद करने बैठोगे, तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला। एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक किताब पढ़नी है और वही हमें दसियों बार पढ़नी है। तो किसी भी सब्जेक्ट की 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब पढ़ें। हाँ, तो पॉलिटी के लिए सबसे बस हमारा यही काम है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और लक्ष्मीकांत हमें याद करनी है। उसके बाद आती है इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी के लिए क्या करना है, अगर आपकी इकोनॉमी समझ में नहीं आती और आपका थोड़ा सा वीक है कंडीशन इकोनॉमिक्स को समझने में, तो आप मृणाल सर की जो वीडियोस आती हैं वो देख सकते हो जल्दी जल्दी। और उसके बाद अगर चीज़ें और समझ में नहीं आ रही तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी 11th क्लास की किताब आती है, ये भी सिर्फ 2 दिन की किताब है। 2 दिन में पढ़ के आप इसको ख़त्म कर दोगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी एक स्टैटिक नोट मतलब स्टैंडर्ड रोज रिसोर्स उठा सकते हो, चाहे आप श्री राम का उठा लो, चाहे संजीव वर्मा का उठा लो। और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो अब दृष्टि की जो बुक आती है वो भी अच्छी है, वो उठा लो। तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्स, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और स्टैंडर्ड रिसोर्स जो है उसको बस हमें याद करना है। और एनसीईआरटी में कोई भी अच्छी चीज़ लगे तो उसको स्टैंडर्ड रिसोर्स में लिख लेना है, जिससे कि आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी को भी अगेन अगेन रीड करके याद करें और स्टैंडर्ड रिसोर्स को भी। तो हमारा मैक्सिमम टाइम होना चाहिए कि हम कोई भी स्टैंडर्ड रिसोर्स लें और उसे मैक्सिमम 5 to 10 टाइम्स पढ़ लें। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब के बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम की किताब को शुरू में ही पढ़ने बैठोगे तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि तमिलनाडु बोर्ड की 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है मॉडर्न इंडिया पर। तो मॉडर्न इंडिया की जो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी किताब है, वो 250 पेज की किताब है और बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत मोटे मोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है। उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। 2 दिन की किताब है, 250 पेज 2 दिन में पढ़ जाएंगे। क्योंकि आप अगर डेली 3-4 आवर पढ़ रहे हो तो 250 पेज कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और बहुत ईजी वे में लिखी हुई है। वो किताब पढ़ लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, और एक बार में समझ में आ रही तो 2 बार में पढ़ लो। 2 बार पढ़ लो, बिल्कुल ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कब नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था, कब सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, कब सॉल्ट मार्च हुआ था। आपको चीज़ें सब एक क्रोनोलॉजी में समझ में आ जाएंगी। और हिस्ट्री में जब तक आपकी समझ में क्रोनोलॉजी नहीं आएगी, हिस्ट्री आपकी समझ में नहीं आएगी। वो तमिलनाडु बुक पढ़ने के बाद फिर आप आओ स्पेक्ट्रम पे। तो ये तमिलनाडु बोर्ड वाली तो सिर्फ आपको पढ़नी है और स्पेक्ट्रम याद करनी है। सेम विद दिस, एनसीईआरटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत रटनी है। सेम यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है और कोई भी रिसोर्स, जैसे मैं श्री राम को फॉलो करती हूँ, ये रटना है। तो भाई ये रिसोर्सेज तो घोल के पीने हैं। उसके बाद आती है एंशियंट एंड मिडिएवल। तो उसके लिए भाई आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं जो एनसीईआरटी, मैंने ये जो आर एस शर्मा वाली भी आती है, मिडावल इंडिया वाली जो सतीश चंद्रा वाली आती है, मेरे पास वो किताब भी है। लेकिन मुझे उसमें लग सकता है कि वो किताब बहुत मोटी है, और दूसरी बात वो मेरी समझ में कम आती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है 11th क्लास वाली, वो पढ़ती हूँ। उसके साथ ओनली आईएएस के जो मटेरियल आता है एक एंशिएंट मिडावल के लिए, उसमें नोट बनाती चलती हूँ। तो आप अपना देख लें। अगर आपको आर एस शर्मा की किताब समझ में आ रही है तो उससे तो बढ़िया कोई है ही नहीं।
और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा किसी भी रिसोर्स से, तो दूसरा रिसोर्स देख लो भाई। क्यों पढ़ना है आपको वही किताब जिससे आपकी चीजें समझ में नहीं आ रही? ठीक है। तो एंशियंट मिडाइवल के लिए आप आर एस शर्मा की किताब और सतीश चंद्रा की किताब पढ़ सकते हो। अगर वो समझ में नहीं आ रही है, आपने पढ़ के देखी समझ में नहीं आ रही, तो भाई ये तमिलनाडु बोर्ड वाली जो किताब आती है ना, इनसे इजी लैंग्वेज में कोई किताब नहीं लिखी गई। अब तो ये शायद हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी की मुझे जानकारी नहीं है, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। बट इंग्लिश में भी उसकी इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखी गई है कि आपको समझ में इंग्लिश में भी आ जाएगी। उसके बाद आती है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एक ही रिसोर्स है, फाइन आर्ट की किताब आती है 70-80 पेजेस की, उसे 4-5 बार पढ़ो। एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब दे रखी है, और मतलब कि अब घुमा फिरा के दे रखी है, तो एक बार पढ़ने से तो आपकी समझ में नहीं आएगी। उसको 4-5 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुआ, टेम्पल हुआ, म्यूजिक हुआ, वो आप नितिन सिंघानिया की बुक से पढ़ सकते हो। उसमें 5-6 टॉपिक हैं, वो आप वहाँ से फाइन आर्ट की किताब में ही नोट कर सकते हो, जिससे कि आपके नोट बन जाए फाइन आर्ट वाली किताब में। तो वो 70-80 पेज की किताब है, उसमें बहुत सारा तो स्पेस दिया हुआ है, तो नितिन सिंघानिया से फाइन आर्ट की बुक में वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, तो आपके नोट एक जगह बन जाएंगे, जिससे कि आपको दोबारा नितिन सिंघानिया की किताब ना पढ़नी पड़े, बिकॉज आपके पास टाइम इतना है ही नहीं कि आप चीज़ों को अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं और से पढ़ो। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th वाली एनसीईआरटी आती है दोनों, इंडियन ज्योग्राफी मतलब इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, और पूरी वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी। दो किताबें आई थिंक, हाँ एक तो इस जिसमें इंडिया के बारे में दे रखा है, एक पूरा नॉर्मल ज्योग्राफी होती है उसके बारे में दे रखा है। तो ये जो 11th क्लास वाली दोनों जो बुक आती हैं पतली पतली सी, वो दोनों तो भाई घोट के पीनी पड़ेंगी। उसके बाद जो रिसोर्सेज के लिए 12th क्लास वाली आती है ज्योग्राफी की, बट मुझे उससे अच्छा लगता है कि आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ओनली आईएएस के जो नोट्स आते हैं ज्योग्राफी के लिए, मेंस ओरिएंटेड, वो पढ़े हैं मैंने, और वो काफ़ी अच्छे नोट हैं। तो ओनली आईएएस के मेंस ओरिएंटेड नोट ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ के देख सकते हो, मुझे सबसे अच्छे वही लगते हैं। और 11th क्लास वाली एनसीईआरटी की किताब, वो उनका तो कोई तोड़ है नहीं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, और हर साल मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि देखो भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की। उसके बाद आती है साइंस एंड टेक की बात। इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, और हर साल इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है प्री में। मेंस की बात नहीं कर रही मैं, प्री की बात कर रही हूँ। तो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपका काम होना चाहिए कि आपको 9th और 10th की जो साइंस की बुक आती है ना, 9th और 10th क्लास में जो पढ़ते थे हम साइंस वाली, वो किताब पढ़नी है। और पढ़नी नहीं है उसमें से, मुझे ऐसा लग रहा है वो याद भी करनी है, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आते हैं, और अलोंग विद करंट अफेयर। ठीक है। तो करंट अफेयर का इसमें वेटेज ज्यादा रहता है, बिकॉज साइंस एंड टेक के तो क्वेश्चन, नॉर्मल साइंस तो आपकी यहाँ से हो जाएगी 9th 10th 10th वाली, लेकिन ये साइंस एंड टेक में जो आ जाती है ना, मिसाइल्स हो गई आपकी, कौन सी सबमरीन कहाँ पे आ रही है, कौन सा जहाज कहाँ पे आ रहा है, कब कहाँ से राफेल आया, क्या राफेल की टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, वो किसी बुक में नहीं दे रखे। उसके बाद आती है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की किताब है, लेकिन ये शंकर आईएएस वाली जो किताब है ये बहुत मोटी किताब है। इसको अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको एक तो चीज़ें इतनी याद नहीं होंगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे कि पीछे दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे शुरुआत में दे रखी है सॉरी स्पीसीज के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 5-6 टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वाला जो लास्ट में चैप्टर आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं संग इन्वायरमेंट की किताब में से। और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए, आपका फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पे। विजन आईएएस की मैगजीन उठाओ, देखो कि क्या टॉपिक आया है साइंस एंड टेक का और इन्वायरमेंट का करंट में, और फिर उस टॉपिक को पहले तो करंट अफेयर से कवर करो, और फिर अगर उसमें आपको ऐसा कोई चीज़ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने बुक में पढ़ी थी, फिर उसे वहां से कवर करो। तो इसको करंट से ओरिएंटेड करके जब पढ़े जाएंगे साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। अगर आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और उसमें से फिर चीज़ों को याद रखना, जैसे मैं राफेल के बारे में बात कर रही हूँ, शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था राफेल के बारे में। तो भाई आप नाम तो सुना है आपने, राफेल राफेल राफेल, लेकिन उसकी क्या टेक्नोलॉजी है वो आपको साइंस एंड टेक के जो कंपाइलेशंस आते हैं उसमें मिलेगी। तो आपका फोकस होना चाहिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, बिकॉज उससे जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है कि पेपर में शायद 1-2 क्वेश्चन कहीं क्लिक कर जाए कोई बात है, तो वो वहाँ से आसान होगा। उसके बाद आती है मंथली मैगजीन की बात। तो वो तो भैया विजन की पढ़नी पढ़नी है, उसमें तो कोई है नहीं। तो डेली न्यूज़पेपर, और अगर डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, लाइक जैसे दृष्टि की फॉलो कर लो, इनसाइट ऑन इंडिया की फॉलो कर लो, जो जो सी आपको ठीक लगती है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो
तो आपके लिए दृष्टि के से बेस्ट कोई है नहीं। और मंथली कंपाइलेशन वो तो अब विजन का भी अवेलेबल है हिंदी में, और किसी भी क्वेश्चन का अवेलेबल है। तो करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर वेबसाइट देखो, और मंथली मैगजीन तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। और बस इतना ध्यान रखिए कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज करने हैं। भाई मैंने अपने घर में लाइब्रेरी बना ली है जो किसी यूज़ की नहीं है, बस पैसे वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। बिकॉज आप इतनी सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन आप इतनी सारी किताबों को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ सकते हो। पढ़ भी लोगे तो कुछ याद नहीं रहता। मेन बात यह है कि जब तक हम किसी किताब को 7-8 बार नहीं पढ़ेंगे वो किताब हमको याद नहीं होगी। तो उस किताब को 7-8 बार पढ़ना है, फिर उसमें से शॉर्ट नोट बनाने हैं। उसके लिए है कि किताब की अगेन एंड अगेन रीडिंग करो। तो अपने घर को लाइब्रेरी ना बनाएं। जो मैंने गलतियां की हैं बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कम से कम किताबें रखें, और अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो इंटरनेट की हेल्प लें और एनसीईआरटी की हेल्प लें। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो कोई भी बात नहीं।